हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। पैसा, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी को सपनों का घर दिखता है, किसी को महंगी कार, तो किसी को बैंक खाते में एक मोटा बैलेंस। लेकिन सच मानिए, पैसा सिर्फ जरूरत की चीज नहीं है। ये हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी पहचान तक को बदल देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन रात पैसे के लिए मेहनत करते हैं, पर फिर भी सुकून नहीं पा पाते। सोचिए, कितनी बार आपने किसी अमीर इंसान को देखा होगा जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शांति नहीं है। दूसरी तरफ गांव में बैठा एक किसान जिसके पास बहुत कम है, लेकिन रात को चैन की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि पैसा अपने आप में खुशी नहीं देता, बल्कि हम उसे कैसे समझते हैं, उसी पर हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय होती है। हम सब मानते हैं कि पैसे का खेल गणित का है, जितना ज्यादा जोड़ लोगे उतना ज्यादा पाओगे। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि असली खेल तो हमारे दिमाग में चलता है। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे डरते हैं, कैसे लालच करते हैं, यही चीज हमें बनाती भी है और बिगाड़ती भी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और उससे सही फैसले लेना ये बहुत मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पैसा कभी सिर्फ नंबर नहीं होता। ये हमारी उम्मीदों, हमारी इच्छाओं और हमारे डर से जुड़ा होता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग अपने स्टेटस, रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को भी पैसे से जोड़ते हैं। अगर किसी के पास लग्जरी गाड़ी है तो हम मान लेते हैं कि उसकी जिंदगी सफल है, लेकिन अंदर से वो इंसान कर्ज में डूबा हो सकता है। वहीं एक और इंसान जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, पर वो अपने पैसों को समझदारी से खर्च करता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से जीता है, उसकी जिंदगी ज्यादा सिक्योर और खुशहाल हो सकती है। यहां सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असली सवाल ये है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं। यही इस किताब की आत्मा है। और यही वजह है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसानी सोच के बारे में है। यह हमें बताती है कि कैसे हमारी साइकोलॉजी हमें डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है, कभी गलत, कभी सही। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना उतना मायने नहीं रखता जितना कि अमीर बने रहने की कला। तो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ मिनटों में हम इस किताब के ऐसे इंसाइट्स पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके पैसे के नजरिए को बदल देंगे, बल्कि ये भी सिखाएंगे कि कैसे पैसा आपके लिए आजादी, सुरक्षा और सुकून का जरिया बन सकता है। क्योंकि अंत में पैसा कमाना सबको आता है, पर पैसे के साथ सही रिश्ता बनाना यही असली समझ है। लेसन 1, हर किसी का अनुभव अलग है, इसलिए पैसों की सोच भी अलग है। इस किताब का पहला और सबसे गहरा लेसन ये है कि पैसों को लेकर हर इंसान की सोच अलग होती है, और ये फर्क आता है हमारे अनुभवों से। सोचिए, कोई बच्चा अगर 1990s में बड़े आर्थिक संकट में पला बड़ा है, तो उसके दिमाग में पैसे को लेकर डर बैठ जाएगा। उसे हमेशा लगेगा कि बचत ही असली सुरक्षा है। वहीं एक और बच्चा जो अमीर परिवार में पला है, जहां कभी पैसों की चिंता ही नहीं रही, उसकी सोच बिल्कुल अलग होगी। वो पैसे को एक रिस्क लेने का साधन मानेगा, कुछ खो जाने का डर उसे उतना नहीं सताएगा। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग पैसों के फैसलों पर एक दूसरे से असहमत होते हैं। कोई कहता है कि स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, तो कोई कहता है कि नहीं, गोल्ड ही सबसे सुरक्षित है। कोई मानता है कि घर खरीदना सबसे बड़ा एसेट है, तो कोई किराए पर रहने में ही समझदारी देखता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम सब पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम सब की साइकोलॉजी अलग है, क्योंकि हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान ने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, जहां लोगों की नौकरी चली गई, घर बिक गए, सेविंग्स खत्म हो गई। वो इंसान आज भी स्टॉक मार्केट से डरता है, चाहे मार्केट कितना भी स्टेबल क्यों ना हो। दूसरी तरफ जिसने सिर्फ 2010 के बाद का बूमिंग मार्केट देखा है, वो कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहेगा। दोनों अपने अपने अनुभव के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनकी सोच टकराती है। यहां से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जब हम किसी और के पैसों के डिसीजंस को देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वे उनके अनुभवों का नतीजा है, ना कि हमारे। किसी को बेवकूफ कहना आसान है, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी जाने बिना हम उसके फैसलों को जज नहीं कर सकते। तो लेसन 1 हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है। पैसा हमारी यादों, डर और उम्मीदों से जुड़ा है, और इसीलिए हर किसी का नजरिया अलग है।
जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप कंपेयर करना छोड़ देते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से तौलना बंद कर देते हैं और अपनी स्थिति, अपनी ज़रूरतों और अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले लेना शुरू कर देते हैं। लेसन 2, भाग्य यानी लक और रिस्क को कभी न भूलें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब भी हम पैसों की बात करते हैं तो हम ज्यादातर मेहनत और स्ट्रैटेजी को क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि पैसे की दुनिया में लक और रिस्क दोनों का गहरा रोल होता है। सोचिए, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़े जहां 1970s के समय कंप्यूटर्स मौजूद थे। उस जमाने में कंप्यूटर्स बहुत ही दुर्लभ थे। अगर बिल गेट्स उस स्कूल में ना जाते तो क्या उनकी जिंदगी अलग होती? शायद हाँ। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, इसमें किस्मत यानी लक का भी बड़ा हिस्सा था। अब दूसरी तरफ देखते हैं, वहीं के एक और छात्र केंट एवंस, जो गेट्स के करीबी दोस्त थे, उनकी भी क्षमता गेट्स जितनी ही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनके पास भी वही मौका था, वही दिमाग था, लेकिन रिस्क ने उनका सफर वहीं खत्म कर दिया। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं मिलता और सिर्फ गलती से ही सब कुछ खोता भी नहीं। बीच में लक और रिस्क की इनविजिबल ताकत हमेशा काम कर रही होती है। हम अक्सर अमीर लोगों को देखकर सोचते हैं उन्होंने सब सही किया होगा तभी इतने सफल बने, लेकिन कई बार ये पूरी सच्चाई नहीं होती। किसी के जीवन में सही समय पर सही जगह मिल जाना लक हो सकता है, और कई बार सब सही करने के बावजूद गलत समय पर गलत जगह होना रिस्क का असर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत की कीमत कम है, मेहनत हमेशा जरूरी है, लेकिन लेसन 2 हमें ये ह्यूमिलिटी सिखाता है कि जब भी हम अपनी या दूसरों की फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर को एनालाइज करें तो लक और रिस्क को भी बराबर महत्व दें। अगर आप सफल हैं तो अहंकार मत पालिए कि सब कुछ सिर्फ आपकी समझदारी का नतीजा है। इसमें समय और परिस्थितियों की भी भूमिका है, और अगर कभी असफलता मिलती है तो खुद को दोषी ठहराने से पहले यह समझिए कि रिस्क भी जिंदगी का हिस्सा है। यह लेसन हमें ग्राउंडेड रखता है। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों की आलोचना करने से पहले उनकी अनसीन परिस्थितियों को भी सोचें और अपनी सफलता पर भी ज्यादा इतराने से बचें, क्योंकि आखिरकार पैसा सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि चांस का भी खेल है, और इसे स्वीकार करना ही असली मैच्योरिटी है। लेसन 3, पर्याप्त की सीमा समझना सीखें। पैसे की दौड़ का सबसे बड़ा जाल यही है कि ये कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर थोड़े और पैसे मिल जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे हम और ज्यादा पाते हैं हमारी इच्छाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। मॉर्गन हाउसल एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि अमेरिका के एक बड़े इन्वेस्टर बर्नी मेडॉफ ने इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया कि लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई डूब गई। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? मेडॉफ के पास पहले से ही सैकड़ों मिलियन डॉलर थे, उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इसका जवाब है, उन्होंने इनफ यानी मेरे पास पर्याप्त है कहना कभी नहीं सीखा। यह लेसन हमें बताता है कि अगर आप ये तय नहीं करते कि आपके लिए कितना पैसा, कितनी लग्जरी, कितनी कंफर्ट इनफ है, तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे। पड़ोसी की कार बड़ी है तो आपको और बड़ी चाहिए, दोस्त का घर शानदार है तो आपको और महंगा चाहिए, किसी और की सैलरी ज्यादा है तो आपको उससे भी ज्यादा कमाना है। इस तरह की दौड़ में कोई फिनिश लाइन नहीं होती, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दौड़ में इंसान अपनी शांति, रिश्ते और इज्जत सब दांव पर लगा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप खुश नहीं हैं, तो क्या 20 लाख रुपए मिल जाने पर आप खुश हो जाएंगे? शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन जल्द ही आपका दिमाग 50 लाख रुपए के बारे में सोचना शुरू कर देगा। यही साइकोलॉजी हमें हमेशा असंतुष्ट बनाए रखती है। लेसन 3 की सबसे गहरी सीख ये है कि हमें अपनी जिंदगी में एक ऐसी सीमा तय करनी चाहिए जहां हम खुद से कह सकें कि हाँ, मेरे पास पर्याप्त है, अब मुझे और दौड़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रोथ रोक दें। मेहनत कीजिए, बेहतर बनते रहिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि पर्याप्त से आगे जाने के लिए अगर आपको अपनी नींद, अपनी शांति या अपने रिश्ते खोने पड़े तो वो कीमत बहुत भारी है। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी असली कला यह है
कि आप ये तय कर लें कि आपके लिए गोल पोस्ट कहाँ है और उसे बार बार आगे बढ़ने से रोकें। जब आप इनफ को पहचान लेते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि असली अमीरी आपके बैंक अकाउंट में जीरोस की गिनती नहीं है, बल्कि आपके मन की शांति है। लेसन 4, अमीर बनने और अमीर बने रहने की कला अलग है। अक्सर हम मान लेते हैं कि जिसने एक बार पैसा कमा लिया वो हमेशा अमीर रहेगा, लेकिन असलियत यह है कि पैसा कमाना और उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना, दोनों में अलग अलग स्किल्स चाहिए। पैसा कमाने के लिए जरूरी है रिस्क लेना, बोल्ड फैसले लेना और मौके पकड़ना, लेकिन पैसा बचाकर रखने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन, पेशेंस और सबसे बढ़कर डर यानी फियर ऑफ लॉस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। यानी अमीर बनने के लिए आपको विश्वास चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ह्यूमिलिटी चाहिए कि ये सब कभी भी खत्म हो सकता है। अब एक उदाहरण समझिए। बहुत से लोग शेयर बाजार में सही समय पर इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वही लोग ग्रीड के चक्कर में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब कुछ खो भी देते हैं। उनके पास वेल्थ बनाने की क्षमता तो थी, लेकिन उसे बचाए रखने का धैर्य और ह्यूमिलिटी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर कर जीना है, इसका मतलब ये है कि आपको हर समय ये मानकर चलना चाहिए कि चीजें गलत भी हो सकती हैं। यही डर आपको सावधान बनाता है। हाउसल लिखते हैं कि पैसे को बचाकर रखने का असली मंत्र है संतुलन, यानी ना तो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना और ना ही इतना डरना कि ग्रोथ ही रुक जाए। नम्रता, यानी ये स्वीकार करना कि आपकी हर कैलकुलेशन सही नहीं हो सकती। और दीर्घकालिक सोच, यानी तुरंत लाभ के पीछे भागने के बजाय लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेना। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जैकपॉट मारा, करोड़ों कमा लिए, लेकिन कुछ ही सालों में सब गंवा दिया। वहीं एक और इंसान जिसने धीरे धीरे पेशेंस के साथ बचत और निवेश किया, वो लंबी अवधि में सिक्योर रहा। फर्क यही है, एक ने पैसा कमाने की कला सीखी थी, दूसरे ने पैसा बचाए रखने की। लेसन 4 हमें सिखाता है कि सिर्फ अमीर बनने का सपना मत देखिए, बल्कि अमीर बने रहने की कला सीखिए। और ये कला सिर्फ नंबर से नहीं, बल्कि आपके एटीट्यूड से आती है। लेसन 5, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। और यही बात मॉर्गन हाउसल भी इस किताब में जोर देकर बताते हैं। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक चुनना है या कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे स्मार्ट है। असली रहस्य ये है कि आप अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने का मौका देते हैं या नहीं। सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए को सालाना 10% की दर से इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद वो 1,10,000 रुपए होगा। दूसरे साल ये सिर्फ 10,000 रुपए नहीं बढ़ेगा, बल्कि पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ये 1,21,000 रुपए हो जाएगा। और यही चक्र चलता रहेगा। अब अगर इसे 30-40 साल तक बिना छुए चलने दिया जाए तो छोटी सी रकम भी करोड़ों में बदल सकती है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है, धीरे धीरे, लगातार और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मॉर्गन हाउसल वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। लोग मानते हैं कि बफेट इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन असली वजह यह है कि उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और बहुत लंबा समय दिया। सोचिए, अगर बफेट ने 20s में इन्वेस्ट करना शुरू करके 90s की उम्र तक पेशेंस से होल्ड ना किया होता तो क्या वे आज दुनिया के सबसे अमीरों में से होते? शायद नहीं। उनका असली सीक्रेट था समय, यानी टाइम। इससे हमें 2 बातें समझ आती हैं। नंबर 1, अमीर बनने का रास्ता तेज और शॉर्टकट वाला नहीं है। नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने देने के लिए पेशेंस चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान नेचुरली इम्पेशेंट होता है। हमें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट किया और कल अमीर बन गए। यही वजह है कि लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो बीच में ही हार मान लेते हैं या पैसे निकाल लेते हैं। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो जल्दी शुरू कीजिए, लंबे समय तक टिके रहिए और पेशेंस रखिए। छोटी सी रकम भी अगर समय दिया जाए तो बहुत बड़ी हो सकती है। याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू गणित का खेल नहीं है, ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी का खेल है। लेसन 6, पैसे का असली मूल्य है आजादी।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला या शानदार छुट्टियां नहीं है। असली लग्जरी है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी। सोचिए, अगर आपके पास सुबह उठने का, कहां काम करना है इसका, या किसके साथ समय बिताना है इसका चुनाव करने की आजादी हो, तो क्या ये किसी भी ब्रांडेड चीज से बड़ी लग्जरी नहीं है? पैसे का सबसे सही उपयोग यही है कि वो आपको कंट्रोल ऑफ योर टाइम दे। अगर आपके पास इतना है कि आप जबरदस्ती ऐसे काम न करें जो आपको पसंद नहीं, तो वही असली अमीरी है। हाउसल कहते हैं, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि खुशी ज्यादा सामान खरीदने से नहीं आती, बल्कि इस एहसास से आती है कि आप अपनी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल रखते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान करोड़ों कमाता है, लेकिन सुबह से रात तक वो ऐसे कामों में फंसा है जिनसे उसे नफरत है। उसे बॉस की डांट सहनी पड़ती है, क्लाइंट्स की डिमांड पूरी करनी पड़ती है, और उसके पास अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं है। दूसरी तरफ एक इंसान जिसकी कमाई शायद उतनी नहीं है, लेकिन उसके पास हर दिन अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। अब सोचिए, इनमें से ज्यादा खुश कौन होगा? लेसन 6 हमें यह समझाता है कि पैसा हमें सुरक्षा देता है, आराम देता है, लेकिन सबसे ऊपर यह हमें चुनाव करने की ताकत देता है। यही सबसे बड़ा मूल्य है। जब पैसा आपको यह आजादी दिलाता है कि आप अपने समय का मालिक बने, तभी आप सच्चे मायनों में अमीर हैं। अगर पैसा होने के बावजूद आप किसी और की कमांड्स में जी रहे हैं, तो आपकी वेल्थ अधूरी है। यह लेसन हमें यह भी सिखाता है कि पैसों का लक्ष्य सिर्फ अक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि वो हमें टाइम और लाइफ पर कंट्रोल दे, क्योंकि अंत में सबसे अमीर वही है जिसके पास अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। लेसन 7, ईगो और लालच को काबू में रखना सीखिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज इन्फ्लेशन या मार्केट क्रैश नहीं है। सबसे खतरनाक है हमारी अपनी अनकंट्रोलेबल इमोशंस। जब हमारा ईगो हमें यह कहता है कि मुझे सब पता है, मैं हार नहीं सकता, तब हम गलत फैसले लेते हैं। और जब लालच हमें यह कहता है कि थोड़ा और मिल जाए तो परफेक्ट होगा, तब हम रिस्क उठाते उठाते सब गवा बैठते हैं। सोचिए, कितने लोग शेयर मार्केट में अचानक उछाल देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब गिरावट आती है तो घबरा कर बेच देते हैं। यह नुकसान मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि उनके डर और लालच की वजह से हुआ। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, मनी's greatest intrinsic value is its ability to give you control over your time, not to feed your ego। यानी पैसा अगर सिर्फ ईगो दिखाने के लिए है, तो वो आपको कभी शांति नहीं देगा। एक उदाहरण देखते हैं। कई लोग अपने पैसे का इस्तेमाल स्टेटस दिखाने में करते हैं। उन्हें लगता है कि महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और बड़ा घर उनके वैल्यू को साबित करेंगे, लेकिन असल में लोग इन चीजों को देखकर आपसे ज्यादा प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे खुद सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता। यानी आपका पैसा आपके ईगो को तो तृप्त कर सकता है, लेकिन दूसरों की नजरों में परमानेंट रिस्पेक्ट नहीं ला सकता। लेसन 7 हमें ये सिखाता है कि ईगो को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना यह आपको गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ धकेल देगा। ग्रीड को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना आप इनफ को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। यह लेसन हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। जब हम ये मानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता और हमें हर हाल में थोड़ा और नहीं चाहिए, तभी हम समझदारी से पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि अंत में पैसा आपको खुश तब ही करेगा जब आप उसे अपनी पीस और फ्रीडम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिर्फ अपने ईगो और लालच को संतुष्ट करने के लिए। लेसन 8, हमेशा अपने पास सुरक्षा का कुशन रखें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई भी इंसान भविष्य को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे सामने आएंगी। ऐसे में जो लोग सरवाइव करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए वे बार बार एक कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि जब भी आप पैसों का फैसला लें, तो हमेशा अपने कैलकुलेशन में सेफ्टी का बफर रखें। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके महीने का खर्च 50,000 रुपए है। अब अगर आप उतना ही कमाएंगे तो बस गुजारा होगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आई, बीमारी, जॉब लॉस या मार्केट क्रैश, तो क्या होगा? यहां काम आएगा आपका सेफ्टी मार्जिन। अगर आप 50,000 की जरूरत के लिए 70,000 का सोर्स बना लेते हैं या कुछ सेविंग्स अलग रखते हैं, तो आप क्राइसिस में भी टिके रहेंगे। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी आपकी स्ट्रैटेजी फेल भी हो सकती है और ये मानकर चलना ही समझदारी है। सोचिए,
कई लोग स्टॉक मार्केट में सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ये सोचे कि मार्केट कभी गिर भी सकता है, और जब गिरता है तो वे घबरा कर सब बेच देते हैं और बड़े नुकसान में चले जाते हैं। अगर उनके पास सेफ्टी मार्जिन होता, जैसे कुछ कैश सेविंग्स, कुछ टेबल इन्वेस्टमेंट, तो वे आराम से गिरावट झेल जाते और पैनिक नहीं करते। लेसन 8 हमें यह सिखाता है कि जिंदगी हमेशा सरप्राइज देती है, इसलिए एक्स्ट्रा बफर रखना जरूरी है। सेफ्टी मार्जिन सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि समय और एनर्जी में भी होना चाहिए, जैसे डेडलाइंस में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखना या काम के अलावा आराम और फैमिली के लिए जगह रखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसी शील्ड है जो हमें लंबे समय तक टिकने और कंपाउंड होने का मौका देती है, क्योंकि आखिरकार जीतता वही है जो टिकता है, और टिकने के लिए हमें हमेशा अपने पास सुरक्षा का कुशन रखना होगा। लेसन 9, अमीरी दिखाने से नहीं छिपाने से आती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ज्यादातर लोग वेल्थ को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि लग्जरी कार्स, डिजाइनर कपड़े, बड़ा घर ही वेल्थ का सिंबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब स्पेंडिंग का सिंबल है, वेल्थ का नहीं। असल में वेल्थ का मतलब है वो पैसा और एसेट्स जो आपने खर्च नहीं किए, यानी वेल्थ वो है जो आपने बचा लिया, इन्वेस्ट कर लिया या फ्यूचर के लिए सुरक्षित कर दिया। सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों की कार है तो वो कार उसके पास पैसे होने का सबूत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि उसने करोड़ों खर्च किए। लेकिन वही करोड़ अगर इन्वेस्ट किए जाते तो वो सचमुच वेल्थ कहलाते। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लोग जो फ्लैशी चीजें दिखाते हैं वो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं बताती। असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनके बैंक बैलेंस, उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में छिपी होती है। अब एक उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान महंगी गाड़ी चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और हर महीने बहुत खर्च करता है। बाहर से देखकर लगता है कि ये बेहद अमीर है। दूसरा इंसान नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग करता है। बाहर से देखकर कोई उसे अमीर नहीं कहेगा, लेकिन 10-15 साल बाद असली अमीर कौन निकलेगा? दूसरा इंसान, क्योंकि वेल्थ वही बना रहा था जो खर्च नहीं कर रहा था। लेसन 9 हमें ये समझाता है कि अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो दिखावे से बचिए। लोग आपके स्टेटस से उतने प्रभावित नहीं होते जितना आप सोचते हैं। पैसे को कंट्रोल करना ही वेल्थ है, उसे बेवजह उड़ाना नहीं। असल अमीरी ये है कि आपके पास ऑप्शंस हो, आपके पास सिक्योरिटी हो और आपके पास फ्यूचर सेफ हो। तो याद रखिए, जो वेल्थ आप नहीं दिखाते वही आपकी असली ताकत है। लेसन 10, शॉर्ट टर्म से नहीं लॉन्ग टर्म से जीत होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों की दुनिया में शॉर्ट टर्म की सोच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टॉक मार्केट में रोज का उतार चढ़ाव देखकर लोग घबराते हैं, पैनिक में बेचते हैं और फिर कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म पेशेंस से बनती है। सोचिए, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं। क्या उनकी सक्सेस का राज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? नहीं, उनका असली सीक्रेट है टाइम। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और दशकों तक पेशेंस रखा। उनकी लगभग सारी वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद कंपाउंड हुई। मॉर्गन लिखते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली व्हेन यू गिव इट टाइम। वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ पेशेंस, नॉट ब्रिलियंस। यानी आप जितना ज्यादा समय अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने देंगे, उतनी ही तेजी से वे मल्टीप्लाई होंगे। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया और 60 साल तक पेशेंस रखा। सिर्फ डिसिप्लिन और टाइम के कारण वो करोड़ों का वेल्थ बना सकता है। लेकिन अगर वही इंसान 40 की उम्र से शुरू करता है तो अमाउंट कई गुना कम हो जाता है। यानी असली मैजिक रिटर्न्स का नहीं बल्कि टाइम और पेशेंस का है। लेसन 10 हमें यह समझाता है कि 1. शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना जुआ है, वेल्थ बनाने का तरीका नहीं। 2. मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह रिवॉर्ड देता है। 3. अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक खो देंगे। असल जीत हमेशा उसी की होती है जो टिक कर खेलता है। जो लोग 1-2 साल में सब कुछ पा लेने की चाह रखते हैं, वे अक्सर बीच में हार मान जाते हैं। लेकिन जो लोग 10, 20, 30 साल की सोच रखते हैं, वही असली विनर्स निकलते हैं। तो याद रखिए, पैसों की दुनिया में स्लो एंड स्टेडी ही असली फॉर्मूला है। लेसन 11,
कंपैरिजन जिंदगी का जाल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल मिस्टेक्स कंपैरिजन से शुरू होती हैं। हम अपने डिसीजंस को अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं लेते, बल्कि दूसरों को देख कर लेते हैं। किसी दोस्त ने नई कार ली तो हमें भी चाहिए, किसी कोलीग ने बड़ा घर लिया तो हमें भी लोन लेकर खरीदना है। लेकिन क्या ये हमारे लिए जरूरी है? क्या ये हमारे गोल्स से मेल खाता है? शायद नहीं। मॉर्गन लिखते हैं कि पीपल डोंट वांट वेल्थ, दे वांट टू बी रिचर देन अदर पीपल। यानी हमें असल में वेल्थ नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती है सुपीरियॉरिटी। मैं दूसरों से आगे हूं, और यही कंपैरिजन हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। सोचिए, अगर कोई 1 करोड़ कमाता है लेकिन उसका सर्कल 10 करोड़ कमाने वालों से भरा है तो वो खुद को गरीब समझता है। लेकिन अगर वही इंसान 50 लाख कमाने वालों के बीच रहता है तो वो खुद को अमीर समझेगा। असल इनकम वही है, पर हैप्पीनेस अलग अलग क्यों? सिर्फ कंपैरिजन की वजह से। अब एक छोटा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सिंपल गाड़ी है जो परफेक्टली काम करती है, लेकिन आपके पड़ोसी ने नई लग्जरी कार खरीद ली। अब अचानक आपकी गाड़ी आपको कमतर लगने लगेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो आपकी गाड़ी में कोई कमी नहीं आई। यानी डिससैटिस्फैक्शन कंपैरिजन से आया, हकीकत से नहीं। लेसन 11 हमें यह सिखाता है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी यूनिक सिचुएशन, आपकी जरूरतों और आपके गोल से जुड़ी है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। रियल वेल्थ वही है जब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। मॉर्गन बार बार कहते हैं कि वेल्थ का असली मकसद पीस ऑफ माइंड है, ना कि दूसरों को पीछे छोड़ना। अगर आप कंपैरिजन से बाहर निकल जाते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ इमोशनल फ्रीडम भी पालेंगे। तो याद रखिए, कंपैरिजन छोड़िए, अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। असली जीत वही है। लेसन 12, सच्ची वेल्थ है शांति और कंट्रोल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जिंदगी में पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि डिग्निटी और पीस के लिए भी जरूरी है। लेकिन एक बड़ी गलती हम सब करते हैं, हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा हैप्पीनेस होगी। लेकिन रिसर्च और लाइफ दोनों यही साबित करती हैं कि हैप्पीनेस की एक सीमा होती है। एक बेसिक कंफर्ट लेवल तक पैसा हमें खुश करता है, अच्छा घर, अच्छी हेल्थ, बेसिक सिक्योरिटी। लेकिन उस लेवल से आगे हैप्पीनेस एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती। मॉर्गन लिखते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। यानी वेल्थ का सबसे बड़ा रूप है कंट्रोल। जब आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं, जब कोई और आपकी फ्रीडम कंट्रोल नहीं कर रहा, वही असली अमीरी है। सोचिए, अगर कोई इंसान करोड़ों कमाता है लेकिन हर दिन स्ट्रेस, डेडलाइंस और प्रेशर में जीता है, तो क्या वो सचमुच अमीर है? और दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान मॉडरेट इनकम में भी शांति, कंट्रोल और फैमिली टाइम एंजॉय करता है, तो क्या वो गरीब है? बिल्कुल नहीं। लेसन 12 हमें यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, मकसद नहीं। आपके पास कितना है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि वो पैसा आपको कैसी जिंदगी दे रहा है। असली अमीरी वही है जब आपके पास अपने समय और चॉइसेस पर कंट्रोल हो। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ हैं, लेकिन उसे हर दिन 16 घंटे काम करना पड़ता है, उसकी हेल्थ खराब है और फैमिली से टाइम नहीं मिलता। दूसरी तरफ कोई है जिसके पास 1 करोड़ है, लेकिन उसका समय उसका अपना है, वो अपने शौक पूरे कर सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल सकता है और खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकता है। सोचिए, असली वेल्थ किसके पास है? मॉर्गन का अंतिम संदेश यही है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे का सही इस्तेमाल। वेल्थ को अपने कंट्रोल और पीस के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि सिर्फ स्टेटस और शो ऑफ के लिए। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह यात्रा हमें बार बार यही याद दिलाती है कि पैसे का खेल केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी खेला जाता है। ये किताब हमें नंबर से ज्यादा बिहेवियर के बारे में सिखाती है। हमने देखा कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि संभालने का खेल है। हमने जाना कि इनफ पहचानना उतना ही जरूरी है जितना वेल्थ बनाना। हमने महसूस किया कि पेशेंस और कंपाउंडिंग ही असली जादू है, और अंत में ये समझा कि वेल्थ का सबसे ऊंचा रूप कंट्रोल है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का कंट्रोल। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों हों लेकिन शांति ना हो, तो क्या वो वेल्थ सच में वेल्थ है? अगर आपके पास सिंपल इनकम है लेकिन आप अपने परिवार के साथ हंसते हुए खाना खा रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं, तो क्या आप सच्चे मायनों में अमीर नहीं हैं? मॉर्गन हाउसल की किताब हमें यही याद दिलाती है, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि माइंड की शांति में है। अमीरी सिर्फ लग्जरी में नहीं, बल्कि कंट्रोल और फ्रीडम में है।
और सबसे बड़ी अमीरी है दूसरों को पीछे छोड़ने की दौड़ से बाहर निकलना और अपनी जर्नी पे फोकस करना। तो फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजर से देखते हैं? क्या आप वेल्थ को सिर्फ नंबर्स और दिखावे में गिनते हैं या फिर पीस और कंट्रोल में? याद रखिए, पैसा हमें सिर्फ कंफर्ट देता है, लेकिन सोच और बिहेवियर हमें डिग्निटी और सेटिस्फैक्शन देते हैं। अगर आप आज से ही कंपैरिजन छोड़कर पेशेंस अपनाएंगे, इनफ को पहचानेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे, तो आप सिर्फ पैसे वाले नहीं बल्कि सच्चे मायनों में वेल्दी बनेंगे। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर लिखिए। हमें बताइए कि इन 12 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया। क्या वो इनफ वाला लेसन था या फिर कंट्रोल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ? और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बातें दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। स्टोरी मैग्नीफाइड पे हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की सोलफुल समरीज लाते रहेंगे, ताकि आपकी जिंदगी सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि असली विजडम से भर जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।